आशा है कि अब तक आपने मूलाधिकारों को समझ लिया होगा और अब हम मूलाधिकारों से आगे बढ़ेंगे। भाग 3 हमने पूरा कर दिया। अब आते हैं हम भाग 4 पर, और ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। और आप जानते हैं कि ये जो भाग है ये इसमें राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं। क्या हैं? निदेशक तत्व हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं भाग 4 में। और वास्तव में भाग 4 किसी भी रूप में भाग 3 से कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वो इसलिए कि वास्तव में आप देखेंगे कि भाग 3 में जो मूलाधिकार हैं और भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, नीति के निदेशक तत्व हैं, उनका उद्भव एक समान है। आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान बना तो 7 मूलाधिकार शामिल किए गए थे, और वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, फिर उसकी जो उप समितियाँ थी उनकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा में कुल मिलाकर के ये निर्णय लिया गया था कि 7 मूलाधिकार रहेंगे भारत में निवास करने वाले नागरिकों और व्यक्तियों को। लेकिन अगर थोड़ा हम इतिहास में जाएं तो आपने पढ़ा है कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें भी मूलाधिकारों की बात कही गई थी, और 1945 में जो सप्रू कमेटी थी उसमें भी मूलाधिकारों की बात कही गई थी, और उस कमेटी में मूलाधिकारों को 2 भागों में बांटा था। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, और न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय, माने जिनका कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने भी यही सुझाव दिया था कि वास्तव में मूलाधिकारों को 2 भागों में बांट दिया जाए, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय। जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे वो मूलाधिकार ऐसे होंगे कि अगर उनका उल्लंघन राज्य के द्वारा किया जाएगा तो आप जो है अनुतोष प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और जो न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय होंगे उनके संबंध में आपको ये अधिकार नहीं था कि अगर राज्य उनको लागू करने में असफल रहे तो आप किसी न्यायालय की शरण ले सकें। वास्तव में BN राव का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया, और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार भाग 3 में शामिल कर दिए गए, और न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय अधिकार भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में शामिल कर दिए गए, जो वास्तव में राज्य की अथॉरिटी के लिए नैतिक उपदेश के रूप में रहे। वस्तुतः उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो आदर्शवाद की लहर थी, और विचार यही हो रहा था कि बहुत सारे अधिकार मूलाधिकार के रूप में भारत की जनता को दे दिए जाएं, ताकि कोई भी सरकार भारत की जनता का शोषण अब कभी ना कर सके, उनके अधिकारों का हनन ना कर सके, और लोग एक गरिमा में जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन संसाधन सीमित थे, समस्याएं सीमित थीं, आवश्यकताएं सीमित थीं, अपेक्षाएं सीमित थीं। सीमित संसाधनों में बहुत सारे अधिकार मूलाधिकार के रूप में नहीं दिए जा सकते थे, क्योंकि अगर राज्य उनकी पूर्ति नहीं कर पाता तो लोग न्यायालय की शरण लेते, और फिर न्यायालय राज्य को ऐसा करने के लिए देता और जो राज्य के सामर्थ्य के बाहर होते। इसलिए BN राव का सुझाव स्वीकार किया गया और मूलाधिकारों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय और दूसरा न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय। वास्तव में ये न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय भले ही हों, लेकिन किसी भी दृष्टि से ये मूलाधिकार से कम नहीं हैं, और धीरे धीरे अब ये स्थापित हो चुका है कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। दरअसल जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को शामिल किया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने राज्य से ये अपेक्षा की थी
कि ये राज्य के लिए क्या होंगे, मूलभूत होंगे। क्या होंगे? राज्य के लिए मूलभूत होंगे। जब हम राज्य की बात करते हैं, अभी आप देखेंगे जैसे मूलाधिकारों वाले भाग में आप पढ़ते थे कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा। तो हमने बताया था कि राज्य का मतलब क्या है। तो राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 में बताया गया था। तो इसमें भी सबसे पहले जो अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य का मतलब वही माना गया है जो राज्य का मतलब भाग 3 के लिए है, जो राज्य का मतलब भाग 3 के लिए है। और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए क्या करने का प्रयास करेगा। वस्तुतः न्यायालय द्वारा कुछ अपरिवर्तनीय इसी प्रकार के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान में है। कहाँ है? आयरलैंड के संविधान में। और इसीलिए हम ये माना जाता है कि वस्तुतः जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो उनका जो प्रेरणा स्रोत है वो आयरलैंड है, आयरलैंड का संविधान है, या आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड में भी कुछ इसी प्रकार के नैतिक उपदेश आयरलैंड के संविधान द्वारा सरकार को दिए गए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ संविधान के भाग 4 द्वारा सरकार को दिए गए हैं। तो वास्तव में ये एक पथ है, रास्ता है जिस पर राज्य को चलना होता है। तो हम सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 36 पर। हमने बताया कि अनुच्छेद 36 में यही बताया गया है कि राज्य का मतलब क्या होगा, और राज्य का मतलब वही होगा जो भाग 3 में है राज्य का मतलब, और वो मैं बता चुका हूँ कि राज्य का आशय क्या है। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। भले ही न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन इसी अनुच्छेद 37 में आगे भी लिख दिया गया है कि ये राज्य के लिए क्या होंगे, मूलभूत होंगे। क्या होंगे? मूलभूत होंगे, मतलब फंडामेंटल होंगे, और राज्य विधि बनाते समय इनका अनुसरण करेगा, इनको ध्यान में रखेगा। लेकिन अगर व्यापक अर्थों में देखें तो भले अनुच्छेद 37 में ये चीज़ ना लिखी हो, लेकिन जो संविधान निर्माताओं की मूल भावना थी और अब तक जो निर्णय दिए गए हैं उनके अनुसार वास्तव में, चूँकि राज्य के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है राज्य के लिए विधि बनाना, नीतियाँ बनाना। कार्यपालिका का काम होता है इनको कार्यान्वित करना या लागू करना, और न्यायपालिका वो आँख होती है जो ये देखती है कि जो ये नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो संविधान सम्मत हैं, और जो उनका कार्यान्वयन है वो विधि और कानून के अनुकूल है। तो वास्तव में तीनों जब अपना अपना काम कर रहे हों तो तीनों ही नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेंगे, यानी नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में ही ये तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। ये आशा की गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य से। तो एक तरीके से अनुच्छेद 36 हो गया, अनुच्छेद 37 हो गया, और अनुच्छेद 38 पर आते हैं। अब हम अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद जो 38 है उसमें मुख्य रूप से 2 बातें कही गई हैं। जो उसकी हेडिंग है वो है राज्य, जो राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि, राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था। ये अब इसको बाद में एलेबोरेट किया गया है, थोड़ा आगे विस्तार से बताया गया है, जिसका सार ये है कि जो राज्य है वो राज्य एक ऐसी
राज्य ये जो है, ये कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि होगी, और इस प्रकार की अभिवृद्धि होगी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो राष्ट्र की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेगा। मतलब सीधी सी बात है कि जो है वो राज्य एक ऐसी जो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। संक्षेप में अगर कहा जाए तो राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्र की समस्त संस्थाओं को अनुप्राणित करे। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कर लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्र की समस्त संस्थाओं को अनुप्राणित करे, मतलब इन्फॉर्म करे, अनुप्राणित रहे। मतलब दूसरा उन्होंने कहा इसी में कि राज्य जो है वो आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 38 में। और जो अनुच्छेद 39 है वो अपने आप में कई अनुच्छेदों का समुच्चय है और इसीलिए इसकी हेडिंग कर दी गई है राज्य द्वारा अनुसरित नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरित नीति तत्व यानी राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के नीति तत्व। और इसमें राज्य के द्वारा अनुसरित किए जाने वाले कई नीति तत्व हैं। पहला जिसमें है ए, जिसको हम कहते हैं वो है कि राज्य पुरुष एवं स्त्री, राज्य पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। क्या कहा गया है का में या ए में कि राज्य पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। इसी तरीके से बी में कहा गया है, बी में क्या कहा गया है, बी में कहा गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करेगा, जो फिजिकल मटेरियल्स हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करेगा, इस प्रकार ये जो है राज्य जो है भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और भौतिक संसाधनों का नियंत्रण, ऑनरशिप और कंट्रोल, स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करेगा कि तो ये 39A हो गया। और 39B ये कहता है कि क्या कहता है मुख्य रूप से कि राज्य कि भौतिक जो संसाधन हैं, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व
एवं नियंत्रण इस प्रकार बटा होगा कि समुदाय के सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो हमारे भौतिक संसाधन होंगे उनका जो बंटवारा होगा वो इस प्रकार होगा कि व्यक्तिगत हित की अपेक्षा जो सामूहिक हित हों उनकी पूर्ति की जा सके। ये है हमारा अनुच्छेद 39 की दूसरी बात यानी बी में। और जो अनुच्छेद 39 का जो सी है वो ये कहता है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार होगा कि धन एवं उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो पाए। सीधी सी बात है एक लाइन में कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार होगा कि धन एवं उत्पादन के साधनों का, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, रुको, उनतालीस बी और सी बहुत महत्वपूर्ण है। 39 सी ये क्या कहता है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया जाएगा राज्य के द्वारा, इस प्रकार होगा कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, अहितकारी संकेंद्रण ना हो। ये है सी। ठीक, बी और सी इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कि अभी आप देखेंगे बाद में भी इनकी चर्चा आएगी, क्योंकि इनके आलोक में बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। जैसे बी हमने आपको बताया, बी क्या कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार बटा होगा, किस प्रकार बटा होगा कि समुदाय के सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो, सर्वोत्तम रूप से सद सकें। ये किस में कहा गया है? बी में मैंने इसलिए एक बार और बता दिया। और सी में क्या कहा गया है? सी में ये कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन के साधन और जो भारत धन संपत्ति है वो इस प्रकार न रहे कि कुछ लोगों के हाथ में तो बहुत सारी धन संपत्ति आ जाए, उत्पादन के साधन आ जाएं, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ना रहे, तो निश्चित रूप से उन लोगों का जीवन कितना दूभर हो जाएगा। यानी सीधे सी बात है कि जो आय और संपत्ति जो है वो सब में बटी हो, कुछ लोगों के पास उसका संकेंद्रण ना हो। अब ऐसा है कि नहीं है, ये आप खुद सोचिए। जो अनुच्छेद इसके बाद है, मतलब इसी का पार्ट है डी, वो कहता है पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। वास्तव में कई बार आपने देखा होगा कि पुरुषों और स्त्रियों को
समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता था। लेकिन जो डी है उसने क्या किया, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान वेतन की व्यवस्था कर दी। ये क्या है, डी। और इसके बाद है एक है ई, और इसी में है जो ये कहता है कि जो है ये पुरुषों एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की जो सुकुमार अवस्था है बालकों की, उसका जो है वो दुरुपयोग न हो, और आर्थिक अभाव में विवश होकर उनको कोई ऐसा काम ना करना पड़े जो उनकी शक्ति या आयु के अनुरूप ना हो। ये कहा गया है ई में। और इसमें भी एक पार्ट और है जो एफ है, वो ये कहता है कि जो हमारे बालक हैं उनको एक गरिमा में जीवन बिताने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्हें हम ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएंगे कि वो समुचित तरीके से अपना विकास कर सकें। और ये भी कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था बनाएगा राज्य कि बालकों का और युवाओं का शोषण ना हो। ये कहा गया है 39 में, इसलिए 39 काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है कि राज्य के द्वारा अनुसरित कुछ तत्व। अब आता है 39 का, जिसको कहा जाता है समान न्याय। क्या कहा जाता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 का है। ये पहले संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब आप कोई किताब पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो अभी हमने बताया 39 ABCD, उनको भी वो का खा गा लिखते हैं और इसको भी 39 का लिख देते हैं। तो आप कहोगे 39 का में तो ये था और 39 का में अब ये बताया जा रहा है। तो है क्या, अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन होता है। संविधान में जो पहले हमने अभी बताया स्मॉल A B C D E F ऐसे कहा गया है, और ये जो जोड़ा गया है इसको कैपिटल A में कहा गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में तो इसको भी का कहते हैं और इसको भी का कहते हैं, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। जब कभी ये पूछा जाएगा तो 39 का ही लिखा रहेगा हिंदी में, और अंग्रेज ब्रैकेट में ही लिखा रहेगा। अंग्रेजी वर्जन अगर देखेंगे 39A, और उनके लिए 39A छोटा लिखा रहेगा, बाकी जो हैं बताया था। इसलिए बता दिया कि कन्फ्यूज ना हो। आप सोचोगे कि 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, या 39 का में वो चीज़ें जो हमने पहले बताई थी। क्या बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, ए में कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। तो ये 39A में है, स्मॉल A, जिसका भी ट्रांसलेशन का ही होता है। तो इस तरीके से आपका ये 39 हो गया। और जो 39 का है, देखो हमने हटा दिया, जो 39 का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पूछा जाता है कि ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, और स्पेशली राज्य ने उन लोगों के लिए किया है जो आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं और आर्थिक अभाव में वो इस हालत में नहीं हैं कि वो अपना बचाव कर सकें। इसलिए उनके लिए व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा कि इन सबको समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके। अब आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। ये भी बहुत पूछा जाता है अनुच्छेद 40। और इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन करने का प्रयास करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार देगा कि वो स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 40 में। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 40 में। ये बहुत महत्वपूर्ण, पूछा बहुत जाता है, सारे अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं ये। अब आता है अनुच्छेद 41, जिसमें है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक
सहायता प्राप्त करने लोक सहायता प्रदान करने का राज्य का दायित्व है। और ये कहा गया है कि निश्चित सीमाओं के भीतर, यानी राज्य की जो आर्थिक स्थिति और परिस्थितियाँ हैं, विकास की जो स्थिति है, उसके अंतर्गत रहते हुए राज्य जो है वो काम देने का प्रयास करेगा, लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा और ऐसे लोगों को लोक सहायता भी प्रदान करने की कोशिश करेगा जो लोक सहायता के पात्र हैं। तमाम गरीब, निर्धन, असहाय, बीमार, बेसहारा, बेकार, जिनको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग हैं अगर, तो कोशिश करेगी सरकार कि उनको लोक सहायता प्रदान करे। इसी अनुच्छेद से प्रेरणा लेकर के वास्तव में मनरेगा शुरू किया गया कि काम देने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देखेंगे कभी कभी अगर पूछ दे कि मनरेगा की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो अनुच्छेद 41 में सरकार को ये दायित्व सौंपा गया था कि वो बेरोजगारों को काम भी देगी। तो वास्तव में ये मनरेगा की प्रेरणा कहाँ से है, या मनरेगा जैसे तमाम कार्यक्रम जो सरकार चलाती है वो वास्तव में सरकार इनकी प्रेरणा से कहाँ से लेती है, तो यहीं से लेती है, अनुच्छेद 41 से। बयालीस में है काम की न्याय संगत दशाओं, मानवोचित दशाओं एवं प्रसूति सहायता प्रदान करने का प्रयास सरकार करेगी। ये किसमें है? अनुच्छेद 42 में है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं एवं प्रसूति सहायता प्रदान करने का प्रयास भी राज्य करेगा। ये किसमें है? ये अनुच्छेद 42 में है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 43 पर। इस पे आते हैं अनुच्छेद 43, जिसकी हेडिंग है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी या श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये इसकी हेडिंग है। और इस में थोड़ा सा विस्तार किया गया है। वास्तव में उसका आशय यही है कि जो हमारे श्रमिक हैं उनको इतनी मजदूरी दी जाए कि वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे तरीके से कर सकें, उनको मजदूरी दी जाए। और जो तमाम सुविधाएं जैसे अवकाश है और काम करने की जो परिस्थितियां हैं जो है उनको सही रखा जाए, ये सब भी इसमें कहा गया है। और आगे ये भी कहा गया है कि जो कुटीर उद्योग हैं इनकी स्थापना का जो व्यक्तिगत और सहकारी प्रयास होता है सरकार उसको भी बढ़ावा देगी। ये सब भी अगर यही आ जाता है कि राज्य कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगी, किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 43 में है। आप कहेंगे कि अगर मजदूरों को सरकार तमाम प्रकार के जो अवकाश प्रदान करने की कोशिश करती है वो किस में है, तो अनुच्छेद 43 में है। सिर्फ निर्वाह मजदूरी ही नहीं है। अनुच्छेद 43 के साथ साथ इसी से संबंधित दो और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, और वो है एक है अनुच्छेद 43 का, जो बहुत पूछा गया है और ये पहले संविधान में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कुछ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है और इसलिए इसको लघु संविधान भी कह देते हैं 42वें संविधान संशोधन को। तो ये कहा 43 में है कि प्रबंध में या प्रबंधन में कर्मकारों यानी श्रमिकों की भागीदारी। वास्तव में आप देखेंगे कि जो हमारे उद्योग हैं, सेवा क्षेत्र हैं, वहाँ मालिक और मजदूरों का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा। तमाम फिल्में भी बनी हैं इस पर, और सरकार ने इसीलिए तमाम संगठन ये मांग करते रहे
और ये माना भी गया कि तब तक सब कुछ सही नहीं हो सकता, उद्योगों में बार बार हड़तालें होती रहेंगी अगर प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी नहीं होगी। प्रबंधन तंत्र निर्णय लेता रहेगा, मजदूरों को उसमें भागीदारी नहीं होगी, ऊपर से निर्णय नीचे मजदूरों पर थोप दिए जाएंगे। जब निर्णय थोपे जाते हैं तो वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं। जब प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी हो जाएगी तो अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो पहली बात तो वो मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले वहाँ पर होंगे, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ऐसा होगा जिसमें प्रबंधन और श्रमिकों दोनों का हित हो। और जब ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिसमें मजदूरों की भागीदारी भी होगी तो मजदूर उस निर्णय को सहर्ष रूप से मानेंगे, और चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, चाहे जो क्षेत्र हो, वो आराम से प्रगति करता रहेगा, विकास के रास्ते पर चलता रहेगा। इसलिए ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि सरकार ये प्रयास करेगी, ऐसी विधियाँ बनाएगी कि प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 43 खा जोड़ा गया, और ये जो है ये है कि राज्य जो है वो सहकारी समितियों की स्थापना और वो अच्छी तरीके से काम कर सकें उनका प्रयास करेगा। ये पूछा जा सकता है क्योंकि नया है, इसलिए 43 खा बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब आता है अनुच्छेद 44, बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य जो है वो समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। आज वस्तुतः देखा जाए तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी के जो सामाजिक कानून हैं, विवाह, तलाक या इसी टाइप के जो सामाजिक संबंधों से जुड़े कानून हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। भारत में नागरिकों के लिए एक समान संहिता नहीं है, सबके लिए अलग अलग संहिता है। कुछ लोगों के पर्सनल कानून हैं, तो इन सब की जगह एक समान नागरिक संहिता राज्य लाएगा जिसका पालन सभी को करना होगा। समान नागरिक संहिता अभी तक आ नहीं पाई है। अब है अनुच्छेद 45। पहले तो इसमें कुछ और था, अब हम उसको नहीं बताएंगे क्योंकि पहले जो उसमें था अब वो मूलाधिकार बन चुका है। पहले था राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा, लेकिन आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर अब इसे मूलाधिकार बना दिया गया है, इसलिए ये बात इससे हटा दी गई है और इसकी जगह ये 45 में स्थापित कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया है कि राज्य जो है वो 6 वर्ष या उससे कम के जो बालक हैं उनकी देखरेख, उन जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, जो प्री चाइल्डहुड जो है वो स्थिति होती है, उसकी देखरेख और उनकी शिक्षा, उन जो है किससे 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखरेख और उनकी शिक्षा का प्रयास करेगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि नया है। अच्छा, जो अनुच्छेद 46 है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के जो शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हित हैं, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण करेगी सरकार। ये किसमें है? ये है अनुच्छेद 46 में। 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण कौन करेगी? सरकार करेगी। ये अनुच्छेद 46 हो गया। और जो अनुच्छेद 47 है वो है, सरकार से अपेक्षा की गई है कि वो पोषाहार स्तर
जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनकी अभिवृद्धि का प्रयास करेगी। ये किस में कहा गया है? ये इसमें कहा गया है। और जब हम पोषाहार स्तर की बात करते हैं, जीवन स्तर की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसी में आगे ये भी कहा गया है कि सरकार के लिए आवश्यक होगा कि वो मद्य निषेध को बढ़ावा दे। तमाम प्रकार की नशीली दवाएं हैं, औषधि के लिए जो उपयोग की जाती हैं दवाएं, उनके अलावा अन्य सभी प्रकार की जो नशीली दवाएं हैं, औषधियां हैं, उनके प्रयोग को निषिद्ध करे। तो इस तरीके से ये जो है सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो पोषाहार स्तर को और जीवन स्तर में सुधार करने के प्रयास करे। और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। कभी कभी मिलता जुलता ही पूछ सकते हैं, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, ये सब इसी में आ जाता है। ये हो गया अनुच्छेद 47। अब आता है अनुच्छेद 48। 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। बहुत पूछा जाता है, ये सब के सब पूछे जाते हैं अनुच्छेद। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसमें कहा गया कि राज्य जो है वो जो राज्य है वो आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से, राज्य जो है वो आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से कृषि एवं पशुपालन को संगठित करेगी। कैसे करेगी? वैज्ञानिक ढंग से, और आधुनिक तौर तरीके जो कृषि में अपनाए जा सकते हैं उनको बढ़ावा देगी, ये कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है, यहीं पर ये भी कह दिया गया है कि जो हमारे दुधारू पशु हैं, गाय हैं या जो भार ढोने वाले पशु हैं, बछड़े हैं, यानी गोवंश जो हमारा है, ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि इनकी हत्या ना हो। चाहे वो भार ढोने वाले पशु हों, चाहे वो दूध देने वाले पशु हों, हमारा जो गोवंश है, जो बछड़े हैं, इनका वध सरकार रोकेगी। ये किस में कहा गया है? इसी अनुच्छेद 48 में कहा गया है। इसलिए अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 48 का पर। ये जो बाद में जोड़े गए हैं ये सब बहुत पूछ जाते हैं, और ये है कि राज्य जो है वो पर्यावरण का संरक्षण, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और संवर्धन करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का भी प्रयास करेगा। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का भी प्रयास करेगा। ये राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। अभी आगे देखेंगे कि यही सब कुछ या मिलता जुलता जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो वो नागरिकों से भी अपेक्षा यही की गई है कि नागरिकों का दायित्व होगा कि वो ऐसा करें। और कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है नागरिकों का हम लगा देते हैं 48 का, अब पूछा जाता है राज्य का हम लगा देते हैं अपना ड्यूटीज़ का, वहाँ से ले 51 का लगा देते हैं। वास्तव में जब ये आए कि जब ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन राज्य लगा हो, यानी राज्य की जिम्मेदारी जब आए तो 48 का होगा, और जब व्यक्ति की जिम्मेदारी आए तो 51 का होगा। आगे पढ़ाएंगे उसको हम। तो राज्य क्या करेगा? राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेगा और वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास राज्य करेगा। ये आपका हो गया अनुच्छेद 48। 48 का, और ये 48 का पहले संविधान में नहीं था, ये भी जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया 48 का? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब है अनुच्छेद 49, और 49 में ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व
महत्व, जो इमारतें हैं, इन सब की संरक्षा का प्रयास राज्य करेगा। आप जानते हैं कि भारत जो है वो आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से जो है वो बहुत समृद्ध है। बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, बहुत सारे महल हमारे यहाँ, जो आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से हमारे यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रीय महत्व के बहुत सारे जो है वो इमारतें हैं और बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं। तो इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उन सब की सुरक्षा का दायित्व, उनकी रक्षा का दायित्व सौंपा गया है आर्टिकल 49 के अंतर्गत राज्य को। अब हम आते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य, अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है ऐसा कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रयास करेगा, पृथक्करण का प्रयास करेगा। वास्तव में कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर पृथक पृथक नहीं होंगी तो फिर अगर दोनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास होंगी तो फिर होगा ये कि पहले हम कार्यपालक अधिकारी के रूप में अगर कोई गलती करेंगे, कोई अपराध करेंगे, तो बाद में फिर हम जो है उसी अपराध की सुनवाई स्वयं करेंगे। तो बताइए न्याय कैसे मिलेगा? अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर एक हो जाएगी तो फिर कार्यपालिका के रूप में किए गए अन्याय को स्वयं न्यायपालिका के रूप में सुन करके अपने विरुद्ध न्याय कैसे करेगी वो? तो इसीलिए राज्य से अपेक्षा की गई थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से काम करें। और खैर ईश्वर की कृपा से भारत में ऐसा हो रहा है। काफ़ी हद तक कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक पृथक रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और अब आता है अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 51, जो वास्तव में भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है और इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय, भारत जो है, राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव की स्थापना का प्रयास करेगा। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव की स्थापना का प्रयास करेगा। इसमें भी 4 हैं टोटल जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 51 में शामिल नहीं है, तो ये 4 बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। दरअसल संविधान बहुत कुछ अभी भी वही है, भले ही संशोधन करके कुछ बदल दिया गया हो। अब बहुत दिनों से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? कई बार इसीलिए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि अगर थोड़ा सा वो कोई पेपर सेटर पेपर को कठिन बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा? यही सब करेगा वो कि अनुच्छेद 51 में कौन बात शामिल नहीं है। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करेगा, शांति एवं सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करेगा। ये हेडिंग भी है और पहला पॉइंट भी है। इसी में कहा गया है कि जो राज्यों के मतलब विभिन्न देशों के बीच जो हैं वो जो विवाद हैं उनको मध्यस्थता द्वारा जो है वो सुलझाने का प्रयास करेगा। और जो इस तरीके से पहला जो हो गया वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करेगा। और दूसरा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को बढ़ावा देगा। और तीसरा ये है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना का प्रयास करेगा। और चौथा जो है वो जो संगठित लोग होते हैं, संगठित लोगों के बीच जो समव्यवहार होता है, उनका समव्यवहार
इस प्रकार हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो बाध्यताएं हैं, उनके प्रति उनमें आदर की भावना हो, उनका पालन करने की भावना का विकास हो, इसका वो प्रयास करेगा। इस तरीके से ये अनुच्छेद 51 हो गया। तो अनुच्छेद 51 में 4 मुख्य चीज़ें कही गई हैं और इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर ध्यान से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो मूलाधिकार हैं, अभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे मुख्य रूप से मूलाधिकार और उसमें अंतर क्या है, और चीज़ें बताएंगे अभी एक वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए इतना बता देते हैं हम आपको कि वास्तव में जो हमारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर इनका विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। यानी सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं ये। और जिस लोक कल्याणकारी राज्य के दर्शन या बीज हमें भारत की प्रस्तावना में दिखाई देते हैं, वास्तव में उनका विराट स्वरूप अगर आप देखेंगे तो इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले भाग में आपको मिलेगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भारत में स्थापना हो रही है वो उसके दो स्रोत हैं, एक है प्रस्तावना और दूसरा है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यहीं पर लोक कल्याणकारी राज्य के दर्शन मिलते हैं और वास्तव में आप देखेंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। अभी जब मैं आगे थोड़ा और आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारी सरकारों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आगे भी आशा है कि बहुत बड़े बड़े काम करेंगी। भले ही न्यायालय के द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन वास्तव में ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है। लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जो अपनी अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करे, वही लोक कल्याणकारी राज्य है। इस तरीके से इस वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल और मूलाधिकारों में क्या अंतर है और इसके संबंध में कुछ और विशिष्ट तथ्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो बताएंगे। नमस्कार।